Last video we have already studied about the alkene in detail. So now let's get started with the alkene. अब हम बात करते हैं एल्कीन की. सो स्टूडेंट्स, एल्कीन जो होते हैं ये अनसैचुरेट कंपाउंड्स होते हैं. इट मीन्स कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, तब हम बोलेंगे कि वो क्या है, एल्कीन से. सो जनरल टर्म वी यूज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कंपाउंड एज एल्कीन. नाउ दीज आर अनसैचुरेटेड बिकॉज इसमें मल्टीपल बॉन्ड है एंड दे आर द पार्ट ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड. इट मीन्स ये क्या होंगे, चेन कंपाउंड्स होंगे. नाउ चेन कैन बी लीनियर और ब्रांच्ड. अगर हम बात करें कार्बन की हाइब्रिडाइज स्टेट की, सो इन दिस कार्बन विल हैव sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट विथ 120 डिग्री एज अ बॉन्ड एंगल between the two hydrogen attached to the carbon. So here CnH2n is the general formula of alkene where n starts from 2 and it can proceed towards the 3, 4, 5, 6, 7 and many more. ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है दैट इज CnH2n. यहाँ पे n की वैल्यू मिनिमम 2 होना चाहिए, 1 के लिए एल्कीन कंपाउंड पॉसिबल नहीं है. जो सबसे जो छोटा एल्कीन है दैट इज इथीन, CH2 double bond CH2. So overall we can say C2H4. Okay, now these are also known as olefin, which means oil forming. It means they are reactive in nature, they are active, they take part in reaction. Now अगर हम इसको अलग तरीके से देखें तो हम इसको रिएक्टिव क्यों बता सकते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड. नाउ इन this in carbon carbon first bond is the sigma bond and second bond is pi bond. अब हम जानते हैं सिग्मा बॉन्ड तो क्या होता है, फर्स्ट बॉन्ड, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है क्योंकि ये सामने ओवरलैपिंग से बनता है. और अगर हम पाई बॉन्ड की बात करते हैं तो ये कोलेटरल या साइडवाइज ओवरलैपिंग से बनता है. तो इसमें ओवरलैपिंग बहुत कम होती है, इसकी वजह से ये बॉन्ड्स क्या होते हैं, वीक. और क्योंकि ये बॉन्ड वीक है तो ये ईजिली रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बॉन्ड ब्रेक हो सकते हैं और रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. इस वजह से भी हम कहते हैं कि एल्केन के कंपेयर में एल्कीन्स जो है वो रिएक्टिव होती है नेचर में. सो दिस alkenes are also known as olefins and they are reactive in nature. Now let's see the preparation method of alkene. So the first method is from alkyne. आप ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड से भी एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं. क्या करना है आपको, ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड में जिस कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है उसको आपको रिड्यूस करना है. इट मीन्स उसमें हाइड्रोजन ऐड करना है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका रिडक्शन कराएंगे. कैसे कराएंगे, जब एल्काइन को हम रिएक्ट कराएंगे विथ H2 इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कैटलिस्ट एंड कार्बन. तो यहाँ पे क्या होगा, एक जो दो हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो जाएगा, दूसरा यहाँ पे. तो यहाँ पे सिन एडिशन हो रहा है, सेम साइड से क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है. तो देखिए यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हमें डबल बॉन्ड कंपाउंड मिल जाएगा. तो यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा इनटू दी डबल बॉन्ड. अब बच्चा अगर आप वापस सेम प्रोसेस करते हैं, मतलब वापस आप हाइड्रोजन की रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पीडी, अगेन ये डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो सकता है, सिंगल बॉन्ड में. ठीक है, तो आप इससे एल्केन का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं. सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डबल बॉन्ड एल्कीन फॉर्मेशन. तो यहाँ पे हम ट्रिपल बॉन्ड का रिडक्शन कराएंगे तो हमें डबल बॉन्ड मिल जाएगा. अब हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ जो है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन. नाउ व्हाट डज इट मीन, देखो डी का मतलब होता है लूज करना, तो मैं लगा देती हूँ यहाँ पे माइनस. हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हैलोजन मतलब हैलोजन ग्रुप. सो यहाँ पे क्या होता है, HX ग्रुप का रिमूवल होता है. अगर आप HX ग्रुप का रिमूवल कराएंगे फ्रॉम द रिएक्टेंट, इन दैट केस ऑल्सो यू विल गेट एल्कीन. देखिए कैसे, यहाँ पे CH2 इस CH2 से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और यहाँ से X जुड़ा हुआ है. बच्चों मैंने यहाँ पे CH3 CH2X को थोड़ा सा अलग तरीके से शो किया है ताकि हम इजीली समझा सके कि यहाँ पे कैसे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है. तो देखिए, जिस कार्बन पे X जुड़ा हुआ है उस कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन. जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन. उसके पास वाले कार्बन को हम बोलते हैं बीटा कार्बन, और उसके पास अगर होगा तो उसको गामा एंड सो ऑन. अब देखिए यहाँ पे अगर ये अल्फा कार्बन है तो हाइड्रोजन भी क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन. ये बीटा कार्बन है तो उसके हाइड्रोजन भी क्या होंगे, बीटा हाइड्रोजन. तो देखो क्या होता है, यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होता है, मतलब ये जो HX है ये बाहर निकल जाएगा और क्या करेगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा. तो यहाँ से
ये बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ क्या मिल जाएगा आपको, डबल बॉन्ड। अब बच्चों ये आपको ध्यान देना है कि जब डीहाइड्रोहैलोजिनेशन हो रहा है तो किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, वो अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में हो रहा है। ये अल्कोहलिक है, एक्वस होगा तो OH का एडिशन होता है, लेकिन अगर यहाँ पे अल्कोहलिक KOH है तो अल्कोहलिक KOH क्या कराता है, एलिमिनेशन रिएक्शन करता है। एलिमिनेशन किसका करता है, HX का। ठीक है, तो आपको ये दिमाग में रखना है। ऐसा नहीं है कि एक्वस से तब भी आप एलिमिनेशन करा देंगे, नो। अगर हमारे पास में हेलो एल्कीन है दैट रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH एंड दिस रिएक्शन इज हीटेड अ बिट, देन इन दैट केस HX विल बी रिमूव्ड। रिएक्शन में से HX बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिस कार्बन से H और X रिमूव हुआ उन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, double bond. So in short we can say that haloalkene react in the presence of alcoholic KOH and undergo dehydrohalogenation in order to form alkene. alkene का formation करता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। ये क्या है, इसको हम बोलते हैं डीहैलोजिनेशन, मतलब हैलोजन का रिमूवल होना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, विसिनल डायहैलाइड्स हैं। विसिनल डायहैलाइड्स का मतलब क्या होता है, पहली बात तो देखो, डाई मतलब टू और हैलाइड्स मतलब हैलोजन ग्रुप, तो यहाँ पे 2 हैलोजन ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब विसिनल का मतलब क्या होता है, 2 एडजस्टेंट कार्बन से अगर हैलोजन जुड़े हुए होते हैं, जैसे देखो यहाँ 1-2 कार्बन, दोनों कार्बन से एक एक हैलोजन जुड़ा हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं विसिनल डायहैलाइड। पहली बात तो नाउ दिस विसिनल डायहैलाइड रिएक्ट विद जिंक, तो ये क्या होगा, X2 यहाँ से बाहर निकल जाएगा और इसके साथ कंबाइन हो जाएगा तो बनाएगा ZnX2। तो आपको क्या मिल जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ से जब X बाहर निकलेगा, ये क्या करेगा, अपना बॉन्ड यहाँ देगा और ये X यहाँ से बाहर, तो क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं, when vicinal dihalide react with zinc then it will form alkene and ZnX2 एज अ बाय प्रोडक्ट। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिल जाएगा बाय रिमूवल ऑफ X2 फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। अब हम बात करते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, वाटर का रिमूवल। तो देखिए बच्चों ये भी बहुत सिंपल है। जब हम बात करते हैं डिहाइड्रेशन की, तो यहाँ पे क्या होगा, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, ये अल्फा कार्बन और उसके पास वाला कार्बन बीटा कार्बन, तो अगेन बीटा एलिमिनेशन ही हो रहा है यहाँ पे भी। जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उसके एडजेस्टेंट कार्बन का हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और क्या निकल जाएगा बाहर, वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो गया। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो गया है। नाउ व्हाट यू विल गेट, CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब आपको ध्यान क्या देना है, ये कैसे हो रहा है, ये कॉन्सेंट्रेट H2SO4 यहाँ पे क्या रोल प्ले कर रहा है, ये रोल प्ले कर रहा है वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालने का। ठीक है, सो व्हेन alcohol react in the presence of concentrate H2SO4 then water molecule will be removed and you will get alkene, आपको alkene मिलेगी। तो बच्चों इस तरीके से एल्काइन के रिडक्शन से, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन से, डीहैलोजिनेशन से एंड डिहाइड्रेशन से आप एल्कीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने प्रिपरेशन मेथड भी कंप्लीट कर दिया है। अब हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सिमिलर है जैसे हमने एल्कीन में देखा था, बस डिफरेंस ये है कि एल्कीन्स जो होते हैं ये बिट मोर रिएक्टिव होते हैं इन कंपेयर टू एल्केन। सो लेट्स सी द फिजिकल प्रॉपर्टीज। हम बात करते हैं अगर फिजिकल स्टेट की, तो कार्बन 2 से कार्बन 4 मतलब जो फर्स्ट 3 कार्बन के कंपाउंड्स हैं वो गैसियस स्टेट में होते हैं। नेक्स्ट 14 जो होते हैं लिक्विड एंड हायर मेंबर्स आर इन सॉलिड स्टेट। अगेन दिस कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन फोर्स। नाउ अगर हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की, तो बच्चों ये बिल्कुल उसी तरीके से हमने पहले देखा था। पहली बात तो अगर बॉइलिंग पॉइंट की हम बात करते हैं एल्केन और एल्कीन की, तो एल्केन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होगा इन कंपेयर टू एल्कीन, क्योंकि एल्कीन में एक्स्ट्रा बॉन्ड्स हैं, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि फर्स्ट बॉन्ड प्लस सेकंड बॉन्ड भी है इसमें, तो 2 बॉन्ड को ब्रेक करने में हमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अगर हम जनरल बात करें देन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मॉलिक्यूलर मास। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन होंगे उतना ही बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, या जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी उतना ही कम बॉइलिंग पॉइंट होगा। या फिर आप ये बोल सकते हो कंपाउंड अगर लीनियर, जितना ज़्यादा लीनियर उतना बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, क्योंकि
लीनियर होगा तो सरफेस एरिया भी बढ़ जाएगा। सो नाउ लेट्स सी दी सॉल्युबिलिटी। अगेन ये जो है नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं, और क्योंकि ये नॉन पोलर है इसकी वजह से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में दैट इज नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल होते हैं, एंड दे आर नॉट सॉल्युबल और इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। नाउ लेट्स सी दी आइसोमेरिज्म। नाउ लेट्स सी दी आइसोमेरिज्म। बच्चों आइसोमेरिज्म का मतलब होता है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर या फिर 3 डायमेंशन स्पेस। तो इसमें क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। तो देखिए अब इसमें 2 टाइप के आइसोमर्स दिखते हैं आपको, स्ट्रक्चरल एंड ज्योमेट्रिकल। स्ट्रक्चर में भी आपको कौन सा दिखता है, चेन आइसोमेरिज्म एंड पोजीशन। चेन आइसोमेरिज्म का मतलब ये होता है कि कंपाउंड लीनियर भी हो सकता है, ब्रांच भी हो सकता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन वो लीनियर भी हो सकता है, ब्रांच भी हो सकता है, तो वो चेन आइसोमेरिज्म में आ जाएगा। पोजीशन का मतलब डबल बॉन्ड जो है उसकी पोजीशन चेंज हो सकती है। अगर सपोज वो फर्स्ट 2 कार्बन के बीच में है तो वो नेक्स्ट 2 कार्बन के बीच में भी हो सकता है। सो इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम बट पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इज डिफरेंट, इन दैट केस इट विल नोन एज स्ट्रक्चर आइसोमर। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यू टर्म है आपके लिए वो है ज्योमेट्रिकल आइसोमर। बच्चों ज्योमेट्रिकल में 2 टाइप है, सिस आइसोमर एंड ट्रांस आइसोमर। सिस का मतलब ये होता है व्हेन 2 सेम ग्रुप आर अटैच्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द 2 कार्बन। जो 2 कार्बन होंगे सेम डबल बॉन्ड कार्बन होंगे सेम साइड से, अगर सेम ग्रुप अटैच्ड है तो उसको हम बोलेंगे सिस, ये सिस फॉर्म है। अगर 2 कार्बन के से अटैच सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड में एंटी पोजीशन पे तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांस। ठीक है, तो सिस फॉर्म में सेम साइड होता है, ट्रांस में एंटी पोजीशन ऑपोजिट साइड में होता है। ठीक है, सो दिस इज सिस एंड ट्रांसफॉर्म, तो इसको हम बोलेंगे सिस ट्यूब्यूटीन और इसको हम बोलेंगे ट्रांस ट्यूब्यूटीन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये आइसोमेरिज्म टॉपिक भी कंप्लीट होता है। लेट अस सी अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। हम एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। सो इन दिस फर्स्ट वन इज एडिशन ऑफ हैलोजन। हम हैलोजन का एडिशन करा रहे हैं X2। नाउ दिस X2 कैन बी Cl2, Br2, I2। ओके, सो यस सी हमने यहाँ पे अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिया है बच्चों। यहाँ पे मैं सिमेट्रिकल भी ले सकती थी बट सिमेट्रिकल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, आपको दोनों साइड पे X जोड़ना है। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिए इन ईच ऑफ द केसेस, ताकि अगर कोई एक्सेप्शन है या फिर अगर कोई टीडियस प्रॉब्लम है तो हमें समझ में आ जाए डायरेक्टली। तो देखिए यहाँ पे हमने लिया है एल्कीन। अब अगर आप इसका हैलोजिनेशन कराते हैं तो इस केस में ये जो X2 है ये कहाँ अटैच हो जाएगा, इन डबल बॉन्ड कार्बन पे, और डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो देख आपको क्या मिलेगा, CH3 CH CH2, इस CH से X जुड़ जाएगा, इस CH2 से भी X जुड़ जाएगा, इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो जब भी बच्चों यहाँ पे कभी भी एडिशन होता है इन दैट केस डबल बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड। तो एडिशन हो रहा है इसलिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड पॉइंट, किसका एडिशन हो रहा है, X2, दोनों ही कार्बन पे आपको X का अटैचमेंट कराना है। सो इन दिस केस यू विल गेट विसिनल डाइहैलाइड। हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, विसिनल डाइहैलाइड का फॉर्मेशन होगा, जो 2 एडजस्टिंग कार्बन उसके साथ में हैलोजन जुड़े हुए हैं। अब हम बात करते हैं एडिशन ऑफ HX, हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन करा रहे हैं। अब देखो इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है आपको समझना, ये हमारे पास में है अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन मतलब एल्कीन के आसपास डिफरेंट ग्रुप हमें दिख रहे हैं। ठीक है, तो हम जब इस अनसिमेट्रिकल एल्कीन की रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड, अब यहाँ पे हमने हाइड्रोजन ब्रोमाइड लिया है, ठीक है, आप HBr के साथ में या HCl के साथ में करवाते हैं, HX के साथ में करवाते हैं, तो इसका जो नेगेटिव पार्ट है वो उस वाले कार्बन पे अटैक करेगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम हो। ठीक है, और H वहाँ पे अटैक करेगा जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा हो। तो इस तरीके से HBr का एडिशन हो जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा Br, यहाँ पे जुड़ जाएगा H। तो एडिशन हो गया, एडिशन होगा तो डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या जुड़ गया, Br कहाँ पे जुड़ा है, नेगेटिव पार्ट कहाँ जुड़ा है इस रिएजेंट का नेगेटिव वहाँ जुड़ा है जहाँ पे हाइड्रोजन कम है। तो इस रूल को हम बोलते हैं मार्कोनिकॉव रूल। क्या कहते हैं इस रूल को हम कहते हैं मार्कोनिकॉव रूल।
Okay, so according to Markovnikov rule, negative part of the reagent will attach to the carbon have less hydrogen. It means hydrogen automatically कहाँ attach हो जाएगा, जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है. So this is Markovnikov rule. अब बच्चों ऐसा क्यों है, क्योंकि आप जानते हैं अगर हम कंसीडर करते हैं पॉजिटिव चार्ज, अगर एक पे पॉजिटिव आना चाहिए एक पे नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ पे शिफ्ट होगा, ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन जो है ये पाई इलेक्ट्रॉन से यहाँ भी शिफ्ट हो सकते हैं और इस वाले कार्बन पे भी हो सकते हैं. मैं नंबरिंग कर देती हूँ, कार्बन नंबर 1 सपोज और कार्बन नंबर 2. तो ये जो पाई बॉन्ड है अगर कार्बन नंबर 2 की तरफ जाते हैं तो कार्बन नंबर 2 पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा और जो कार्बन नंबर 1 है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव. देखिए कैसे हम लिखते हैं, ये फर्स्ट कार्बन है और ये सेकेंड कार्बन है, ठीक है. इस कार्बन से एक और कार्बन जुड़ा हुआ है. देखो बच्चों हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आना चाहिए, सेकेंड डिग्री कार्बन पे आना चाहिए. इसका मतलब अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, यहाँ पे नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो रहा है इस तरीके से, तो इस कार्बन पे आ जाएगा माइनस चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज. तो हम जानते हैं 2 डिग्री जो कार्ब कैटायन होता है ज़्यादा स्टेबल होता है, तो Br इस 2 डिग्री पे ईजिली आके अटैक कर सकता है. अगर आप इसका जस्ट ऑपोजिट केस ले लें, मतलब हमने इस इलेक्ट्रॉन को इस तरफ शिफ्ट किया है सपोज, तो इस सेकंड डिग्री पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और 1 डिग्री पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव. और हम जानते हैं 1 डिग्री पॉजिटिव स्टेबल नहीं होता है. तो इस वजह से आप देखिए सेकंड डिग्री पे पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप होगा. कैसे, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये इस यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, तो इस वाले पे नेगेटिव, इस वाले पे पॉजिटिव. अगर इस पे पॉजिटिव है तो Br नेगेटिव इस पे आगे अटैच होगा, है ना. तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज सेकंड डिग्री जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, इस वजह से Br नेगेटिव यहाँ पे आके अटैच होता है, मतलब ऐसे कार्बन पे जहाँ पे हाइड्रोजन कम हो. सो दिस इज दी मार्कोनिकॉव रूल. अब हम देखते हैं इसी का जस्ट ऑपोजिट जो है एंटी मार्कोनिकॉव रूल. बच्चों एंटी मार्कोनिकॉव में रिएक्शन सेम है, आप एल्किन की रिएक्शन HBr के साथ करा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप क्या यूज़ करते हैं, पर ऑक्साइड. इन दिस वी यूज़ पर ऑक्साइड. तो जब भी आपको सेम रिएक्शन दिख रही है बट पर ऑक्साइड दिख रहा है, इसका मतलब कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, एंटी मार्कोनिकॉव पड़ेगा. और अगर यहाँ पे आपको पर ऑक्साइड नहीं दिखता है तो मार्कोनिकॉव बनाना है. अब एंटी मार्कोनिकॉव में क्या होगा, जस्ट ऑपोजिट, Br नेगेटिव उस पार्ट पे अटैच होगा जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है और H कहाँ पे अटैच होगा, जहाँ पे हाइड्रोजन कम है. जो हमने फर्स्ट देखा था उसका जस्ट ऑपोजिट. तो देखिए आपको क्या मिल जाएगा, CH3CH, जहाँ पे हाइड्रोजन कम है वहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा वहाँ पे Br. तो ये हो गया एंटी मार्कोनिकॉव. फर्स्ट का बिल्कुल ऑपोजिट. फर्स्ट में क्या था, नेगेटिव पार्ट वहाँ अटैच होता है जहाँ हाइड्रोजन कम है, पर यहाँ पे कहाँ अटैच हो रहा है, देखो नेगेटिव पार्ट वहाँ अटैच हो रहा है जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो जस्ट उसका ये ऑपोजिट है. सो रिएक्शन इज सेम, मार्कोनिकॉव एंड एंटी मार्कोनिकॉव में HBr के साथ में ही रिएक्शन हो रही है, बट एंटी मार्कोनिकॉव में क्या हो रहा है, पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो उसका प्रोडक्ट जस्ट ऑपोजिट होगा मार्कोनिकॉव के. और मार्कोनिकॉव क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल अटैच टू द कार्बन हैव लेस हाइड्रोजन. नाउ लेट्स सी दी एडिशन ऑफ वाटर. बहुत ही ईजी है, चलो इसको भी हम देख लेते हैं फटाफट. सो अगेन हम क्या कर रहे हैं, अनसिमेट्रिकल एल्किन की रिएक्शन करा रहे हैं एसिडिफाइड वाटर के साथ में. मतलब वाटर में हमने क्या ऐड कर रखा है, फ्यू ड्रॉप ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. तो जब आप रिएक्शन कराएंगे तो इस वाटर में क्या है, दिस वाटर हैव H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. अब बच्चों वापिस से सेम हमने क्या कहा था, 2 डिग्री पे पॉजिटिव होना चाहिए और 1 डिग्री पे नेगेटिव. अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें तो ये H नेगेटिव, OH नेगेटिव कहाँ जाएगा, इस सेकेंड डिग्री पे. तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, OH, और H पॉजिटिव कहाँ जाएगा, इस कार्बन पे, तो यहाँ पे आ गया H. इस तरीके से आपको क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा. जब भी आप एल्किन की रिएक्शन वाटर के साथ में कराते हैं, एसिडिफाइड वाटर के साथ में कराते हैं, तो यू विल गेट अल्कोहल. ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट. इसमें भी हम क्या करा रहे हैं, वाटर का एडिशन ही करा रहे हैं, लेकिन देखिए कैसे. अब यहाँ पे क्या है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन. इन दिस ऑल्सो वी एड वाटर मॉलिक्यूल इन द एल्कीन. अब देखिए क्या होता है, इसके अंदर अनसिमेट्रिकल एल्कीन रिएक्ट करता है विद द mercury acetate in the presence of tetrahydrofuran and water. and the second step में आप क्या करा रहे हैं, इसका रिडक्शन करा रहे हैं NaBH4 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH. ठीक है, तो जब आप ये रिएजेंट्स यूज़ करते हैं तो अगेन इसमें क्या होगा, मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट बनेगा जैसे पहले बनाता है. मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए सेकेंड डिग्री पे, यहाँ पे नेगेटिव. तो जो OH है वाटर का वो यहाँ अटैच हो जाएगा और H यहाँ पे. ठीक है, तो आपको इस तरह से यहाँ पे मिलेगा OH और यहाँ पे H. अब बच्चों यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलता है वो एंटी का मतलब क्या है, ये जो OH और H है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में अटैच्ड होने चाहिए, जुड़ेंगे उसी तरीके से. जहाँ पे H कम है
वहाँ पे OH जुड़ेगा नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, और पॉजिटिव पार्ट वहाँ अटैच होगा जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा लगे। पोजीशन क्या होगी इनकी? एंटी पोजीशन। तो मार्कोनिक ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन के अंदर हमें एंटी एडिशन मिलता है ऑफ किसका? वाटर का। तो OH वहाँ जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, मतलब मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। जो ये रिएक्शन है ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीऑक्सीमर्क्यूरेशन, ये अबाउ रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन जो एसिड के प्रेजेंस में हो रही है उससे फार मोर बेटर है, बिकॉज इसके अंदर कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होता है। इसमें क्या होता है? रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है, और इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। सो दिस रिएक्शन इज मच मोर बेटर दैन दी एडिशन, क्योंकि रीअरेंजमेंट जब होगा तो अपने जो बेस्ट पॉसिबल स्ट्रक्चर है, जो बेस्ट पॉसिबल कार्ब कैटायन उसका फॉर्मेशन होता है, उसके बाद OH का एडिशन होता है। तो जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा दैट मे वेरी, बट इस केस में आपको जो प्रोडक्ट चाहिए आपको एग्जैक्ट वो ही मिलता है। सो दिस इज मोर significant because in this no rearrangement take place. Now if we talk about हाइड्रोबोरेशन, तो बच्चों हाइड्रोबोरेशन के अंदर भी क्या होता है? अगेन आप H2O का एडिशन करते हैं, जैसे हमने दो मेथड अभी देखे हैं, इसमें भी H2O का एडिशन ही होता है, और किसके प्रेजेंस में होता है? B2H6 एंड OH नेगेटिव के प्रेजेंस में, मतलब आप वाटर यूज़ कर सकते हैं फर्दर, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, उसकी रिएक्शन आप B2H6 एंड फर्दर आप इसकी रिएक्शन पेरोक्साइड के साथ में कराते हैं या फिर OH नेगेटिव या फिर वाटर के साथ में कराते हैं। तो इन दैट केस आपको इस डबल बॉन्ड कार्बन पे वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन मिलेगा। अब यहाँ पे एडिशन कैसा हो रहा है? यहाँ पे एडिशन जो हो रहा है वो एंटी मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ पे OH जुड़ेगा और जहाँ पे हाइड्रोजन कम है वहाँ पे H जुड़ेगा। डिफरेंस क्या है? पहली बात तो प्रोडक्ट में डिफरेंस आ गया, एडिशन ऑफ वाटर तो हुआ है बट यहाँ पे हमें एंटी मार्कोनिकॉव मिला है, पहली बात तो। दूसरी बात, वहाँ पे हमने एंटी एडिशन देखा था, यहाँ पे क्या है? सिन एडिशन, मतलब जो H और OH है वो सेम साइड से जुड़ते हैं। सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड हाइड्रोबोरेशन, ठीक है। दोनों में ही एडिशन वाटर का होता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन में तो उसमें मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट मिलता है, इसमें एंटी मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट मिलता है, उसमें एंटी एडिशन होता है, इसमें सिन एडिशन होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जो है दिस इज ऑल्सो नोन एज टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। ये हमें बताता है पर्टिकुलर कंपाउंड अनसैचुरेटेड है कि नहीं। अगर कंपाउंड अनसैचुरेटेड है तो KMnO4 का पिंक कलर जो है वो कलरलेस हो जाएगा। अगर जो कंपाउंड है वो सैचुरेटेड है, मतलब उसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो अगर आप डाइल्यूट KMnO4 ऐड करते हैं उस कंपाउंड में तो KMnO4 का जो पिंक कलर है वो एज इट इज़ ही रहेगा, मतलब हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड का टेस्ट कर सकते हैं इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस से। देखो होता क्या है, आप इसके अंदर एल्कीन के अंदर क्या ऐड करते हैं? डाइल्यूट KMnO4। सो एल्कीन रिएक्ट विद डाइल्यूट KMnO4 तो क्या होगा, इस डबल बॉन्ड कार्बन पे, दोनों ही कार्बन पे OH ग्रुप जुड़ जाएंगे, डायऑल का फॉर्मेशन करता है, इट फॉर्म डायऑल। और जब भी ये डायऑल का फॉर्मेशन करता है जो पिंक कलर है वो क्या हो जाता है? कलरलेस। इससे ये समझ में आता है कि गिवन कंपाउंड में डबल बॉन्ड है। तो फर्स्ट थिंग, व्हेन एवर alkene react with dilute KMnO4, then in that case diol will be formed, and in this pink color of the KMnO4 will disappear and it will become colorless. So this is the next reaction. Now let's see the ozonolysis. तो देखो ओजोनोलाइसिस में क्या होता है? दिस डबल बॉन्ड रिएक्ट विथ ओजोन, ठीक है, और ओजोन का लाइसिस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक इन वाटर। तो देखिए क्या होता है, यहाँ से ब्रेक होता है तो इस कार्बन के पास में आ जाएगा ऑक्सीजन, इस कार्बन के पास में भी ऑक्सीजन। तो आपको क्या मिलेगा? R' कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या मिलेगा? HCH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, क्योंकि डबल बॉन्ड से ब्रेक हो रहा है ना। तो देखो यू विल गेट कीटोन एंड ऑल्सो यू विल गेट फॉर्मेल्डिहाइड। अगर आप यहाँ पे ग्रुप चेंज कर देते उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ग्रुप अलग मिल जाएंगे, बट क्या होता है, इस बॉन्ड का लाइसिस होता है, इस कार्बन से डबल बॉन्ड जुड़ जाता है, इस कार्बन से भी डबल बॉन्ड ग्रुप जुड़ जाता है। तो इस तरीके से ओजोनोलाइसिस होता है। ये डबल बॉन्ड जो कार्बन है ये ब्रेक हो जाते हैं और यहाँ पे कार्बन से क्या जुड़ जाता है? डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ जाता है। सो हमको यहाँ पे क्या मिलता है? कार्बोनिल के कंपाउंड्स मिलते हैं। नाउ कौन से मिलेंगे? डिपेंड्स कि इन कार्बन से कौन से ग्रुप अटैच्ड है। अगर दोनों ही एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है तो उस केस में कीटोन मिलेगा। अगर एक भी H जुड़ा हुआ है तो हमें क्या मिलेगा? एल्डिहाइड। इन द सेम वे इस कार्बन के लिए भी यही है, अगर दोनों ही R ग्रुप है तो कीटोन मिलेगा, और अगर एक भी H ग्रुप है, जैसे यहाँ पे 2 H है तो आई एम टॉकिंग अगर सिंगल H भी है तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा, ठीक है।
नाउ लास्ट वी आर गोइंग टू स्टडी इज द पॉलीमराइजेशन। बच्चों एल्कीन का अगर आप हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट कौन सा, जिंगलर-नाटा कैटलिस्ट अगर आप यूज़ करेंगे तो ये जो हमारे पास मोनोमर है एल्कीन का दैट विल कन्वर्ट इनटू पॉलीमर और क्या बनाएगा, पॉलीइथीन। ठीक है, तो यहाँ पे जो मोनोमर है हमारे पास में इथीन, यहाँ पे ये इथीन है विच इज़ नोन एज मोनोमर, मतलब सिंगल यूनिट है, कन्वर्ट इनटू पॉलीमर एंड दिस पॉलीमर इज नोन एज इथीन। तो इस तरीके से अगर आप लार्ज नंबर ऑफ इथीन मोनोमर की रिएक्शन कराते हैं हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट जिंगलर-नाटा कैटलिस्ट, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, पॉलीइथीन मिलेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एल्कीन। तो इस तरीके से हमने एल्कीन टॉपिक भी पूरा कवर कर दिया है।